ये नव चक्रेश्वरी करके एक मुझे स्ट्रक्चर मिला था जब मैं ये पूरा प्रोसेस पढ़ रहा था, तो उसमें ये श्लोक दे रखा था। तो क्योंकि चैप्टर का नाम 7 और 9 चक्रा एम्बिगिटी है, सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे पहली बार में 9 चक्रा वाला पार्ट पता चला था, और वो टेक्स्ट में कहाँ कहाँ है। तो जब मैंने 7 वाले पार्ट को ऑब्जर्व करा तो मुझे 7 वाले पार्ट में जो है वो उसको पता ही नहीं चल रहा था। तो इस कारण से मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जितना भी एस्पेक्ट यहाँ पर आ रहा है वो, आशीष जी इफ यू डोंट माइंड, ये बैकग्राउंड अगर आप इसको स्टिल कर दें तो बार बार मेरी वो अटेंशन उधर चली जाती है, तो उसको एक पर रोक दीजिए वो। तो ये जो एस्पेक्ट है जो हमारे 9 चक्रास रिलेटेड है, ये एस्पेक्ट बिल्कुल क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है। इसमें हमने सिर्फ अल्फाबेट्स और वो सारे पार्ट के करेक्शन करे थे, विच आई ऑल्सो शेयर बाय। तो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र वाली जगह एक चक्रा का डिस्क्रिप्शन है। आधार चक्र मतलब मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठाने यानी ये नाभि, तो 1 2 3 4 चार चक्र ये हो गए। अनाहते 5, विशुद्धि 6, लंबिके, मतलब ये टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने इजाद नहीं करी है। कि मैं अगर लंबिकाग्र चक्र बोल रहा हूं तो इट इज नॉट माई इन्वेंशन, इट इज ए डिस्कवरी। तो वो लंबिके जो है वो यहाँ पर डिफाइंड है। भ्रू युगांतरे, भ्रू युगांतरे मतलब ये भ्रू इसको कहते हैं दोनों आईब्रोज के बीच में, तो वो आज्ञा चक्र के तौर पर हो गए। बिंदु स्थाने क्रमेण है नव चक्राणी, बिंदु स्थाने मतलब बिंदु कहते हैं कहाँ से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हुआ, तो वो ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो भी इसमें डिफाइंड है, जिसको हम सहस्त्रार चक्र कह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे नव चक्रों का विन्यास जो है वो उन्होंने बता रखा है। और फिर हर चक्र के हिसाब से उन्होंने एक डाइटी का नाम डाल रखा है कि एक को त्रिपुरा बोला, एक को त्रिपुरेश्वरी बोला, एक को सुंदरी, एक को त्रिपुराद्या, एक को त्रिपुर वासिनी, एक को त्रिपुराश्री, एक स्यात षष्ठी, एक त्रिपुर मालिनी, एक त्रिपुर सिद्धा, एक त्रिपुराम्बा अष्टमी, और महात्रिपुर सुंदरी, ऐसे करके ये इनके नाम भी लिखे हुए हैं। अब जो त्रिपुर वाला जो पार्ट है उसी पर ही मैंने काम कर कर जो है ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करा कि भाई 3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक अक्षर, 2 अक्षर, एक सेकेंड सॉरी, एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 से 9 अक्षर, 10 से 20, और 20+, इस तरीके से ये मेरे बीज मंत्रों के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। तो यहाँ पर टर्म अक्षर आता है, तो मुझे वो अक्षर टर्म पता होनी चाहिए। अगर मुझे अक्षर टर्म नहीं पता तो मेरे को ये स्ट्रक्चर नहीं पकड़ में आएगा। बट इट इज वेरी क्लियरली डिफाइंड कि मैंने उन चक्रास को आइडेंटिफाई नहीं करा था, वो चक्रास ने मेरे को अपना पार्ट बताया। तो वो अंदर के उसमें कुछ आवाज रिलेटेड प्रोसेस से पता चला, और बाकी टेक्स्ट के वेरिफिकेशन थे। जहां जहां वो टेक्स्ट अवेलेबल थे वो मेरे पास में आते गए। बाकी जिसने वो टेक्स्ट से छेड़छाड़ करी वो वाले टेक्स्ट मुझे बाद में पता चले। बट इट इज ए क्लियर एविडेंस कि ये, और ये बुक मेरे पास है, तो ये वाला पार्ट तो शेयर करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लाइकवाइज हमारे 9 चक्रास का पार्ट जो है, एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अब जैसे मैंने इसको किस तरह से डिफाइन करा कि मैंने जब ये 9 चक्रास पे काम करा तो मैंने इसको बोला कि भाई मेरा जो सहस्त्रार चक्र बंद है उसको मैं म की आवाज से लेकर चलूंगा। सहस्त्रार चक्र को श, फिर क्ष, फिर त, फिर ल, ह, य, र, व, ऐसे करके ये मैंने 9 अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई करे। ठीक है जी। तो मुझे 9 जो पता चल रहे थे वो उसका बेसिस क्या था, मैंने उसको लिखा महालक्ष्मी, महाकाली,
और महासरस्वती। अब सरस्वती में मैं स की जगह श लगाता हूँ। तो और काली की जगह मैं सती लिखता हूँ। सो महाकाली की जगह। अब अगर मैं इनके अल्फाबेट्स को लेकर चलूं तो यूनिक अल्फाबेट्स मेरे पास कौन कौन से हो गए? एक म हो गया, एक हा हो गया। ल, श, म फिर से कॉमन आ गया तो वो इधर चला गया। महासती में म ह आ चुका। स, त, और ये ई की मात्रा से वो या हो गया। महासरस्वती में शा हो गया। र, श, व, और त पहले ही आ चुका। तो ये मेरे यूनिक अल्फाबेट कौन से हो गए? म, ह, सॉरी, म, श, श, त, ल, ह, य, र, व। मेरे 9 अल्फाबेट्स आ गए ना? तो महालक्ष्मी, महाकाली या महासती, मतलब मैं अगर महाकाली भी लिखूंगा तो भी यही नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आएगा, महासती लिखूंगा तो भी यही नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आएगा, माँ सरस्वती लिखूंगा तो भी यही नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होगा। टोटल अल्फाबेट्स जो है वो 9 ही निकले। तो हर एक का नाम जिसने आइडेंटिफाई करा, उसने उसकी थ्योरी को भी आइडेंटिफाई करा कि ये पूरा पार्ट कहाँ से है। तो मैंने सिर्फ इन चक्रास को आइडेंटिफाई करके और इनके नॉमेनक्लेचर को बस ऑर्गेनाइज करा। दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर से। ये वाली स्लाइड में ही मैंने लिख के भी रखा हुआ है पूरा का पूरा पार्ट, सो दैट अगर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा तो यहाँ से। तो ये जो मेरा लक्ष्मी, त्वमश्री और ये जो पूरा एस्पेक्ट है, इसी से मेरी कॉजल बॉडी, सटल बॉडी, मतलब ये बेस स्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने एक दफे 9 चक्रास को आइडेंटिफाई करा, तो 9 चक्रास के बेसिस पे मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरी कि मेरे 3 शरीर हैं, एक ग्रॉस बॉडी है, एक सटल बॉडी है, एक कॉजल बॉडी है। ये तीन जो है ये सब में 5 5 5 एलिमेंट हैं। ये 5 एलिमेंट कन्वर्ट होके 9 यूनिक एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मन, आत्मा, टाइम, डायरेक्शन, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। इन्हीं के जो बेसिस हैं, इससे हमारे चक्रा, साउंड और फंक्शनैलिटी बनती है। तो ये हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जिसको कि हम अपने चक्रा में ऑब्जर्व करते हैं, इसके कनेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे अभी। तो कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने से पहले जो है, ये यहाँ पर हमने चक्रास को बीज मंत्रों के तौर पर जो है वो डिफाइन करा। तो जब मैं सहस्त्रार चक्र की बात कर रहा हूं तो सहस्त्रार चक्र का मतलब है हर उसके वो वाले बीज मंत्र जिसमें कि म जो है वो एंड में आ रहा है। तो ऐसे करके आप अगर सिर्फ ऊपर वाले इस पार्ट को देखेंगे, अब इसमें चेंज सिर्फ इतना सा करना है कि श और क्ष के बाद में शशक्ष्मी। तो अब मुझे सिर्फ इसके अल्फाबेटिकल प्रोसेस को ही वो चेंज करना है, और हर वो चीज जिसमें कि एंड में म आता है तो मैं उसको स्ट्रक्चरिंग कैसे करूंगा? मैं उसको लिखूंगा ऐसे: म, श, श, त, ल, ह, य, र, व। और ऐसे ही मैं इसके लेफ्ट एक्सेस और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे लिख लूंगा। तो अब मेरे यहाँ पर ये बना मी, श्मी,
लक्ष्मी, तमी, लमी, मी, यमी, इमली, वमी। और इन सब के आगे जो है मैं श और क्ष जोड़ देता हूँ। अब ये जितने भी मैंने लिखे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बीज मंत्र है। और इसी तरह से सारे बीज मंत्र बनाए जाते हैं, तो वो मैं अभी बाद में शेयर कर दूंगा। इस बीज मंत्र को आप, इसकी एनर्जी को उठाइए, स्कैन करिए, और अपने सहस्त्रार चक्र बंद जो है, जो सबसे ऊपर का है, जो ब्रह्मरंध्र के नीचे पड़ता है, उससे इसकी वाइब्रेशन को चेक करिए बस। ये एनर्जी उठानी है और उस सहस्त्रार चक्र की, और किसी चक्र को आपने एड्रेस नहीं करना है, सिर्फ सहस्त्रार चक्र बंद को ऑब्जर्व करना है। दम है। हम्म। बहुत बड़ा दम है। तो ये जो वाइब्रेशन केवल मेरे सहस्त्रार चक्र बंद के लिए है, उसी तरह हम्म। से मैं अपने किसी भी चक्र की वाइब्रेशन को यूजिंग ए यूनिक सेट ऑफ बीज मंत्रास मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। एंड दैट वाज द बेसिस हाउ आई कनेक्टेड 700 बीज मंत्रास ऑफ लक्ष्मी जी। तो मैंने एक बेसिक अजम्पशन प्रोसेस को ही अपने चेंज करा, जो पहले नहीं कर रहा था। तो वो उस दिन रमेश जी ने जब हीलिंग करी, तो वो उसी तरह से वो मैनिफेस्ट हो गया। तो जब मैंने वो यंत्र बनाया, तो वो यंत्र में मुझे वो सारी चीजें पता चल रही थी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज कि ये बीज मंत्रों का हमारे चक्रा के भीतर, जो हम 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, विच इज समथिंग जो कि आज की न्यूरो साइंस आइडेंटिफाई करती है,
उसका एक अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर मुझे कॉन्टिन्यूअसली इम्पैक्ट कर रहा है, और उसके बेसिस पे मैंने एक मेरिडियन साइंस डिफाइन करा, और मेरिडियन साइंस में मैंने इन सारी चीजों को हाईलाइट करा। तो सहस्त्रार चक्र बंद जो होता है उसका रोल प्ले होता है कनेक्शन मन से और मेरी पास्ट लाइफ से। हम्म। मेरी पास्ट लाइफ की जो भी इच्छाएं हैं और मेरी जो इस लाइफ की इच्छाएं जो हैं, वो इच्छाओं के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो मेरे सहस्त्रार चक्र बंद से कनेक्टेड है। एज अ रिजल्ट मेरा पूरा प्रोसेस जो है, लाइफ आफ्टर लाइफ, जो भी मुझे जन्म लेना है या जन्म रिलेटेड मेरे जो भी चैलेंजेस हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, हर वो चीज जो कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी हुई तो उसने बोला कि भाई मैं 7 जन्मों के लिए इसको अपना पत्नी बनाता हूं। अब वो जो दो जनों के बीच में एडजस्टमेंट हुआ, अब आत्मा तो सेम है, तो वो आत्मा जो है सेम आत्मा इन्वोक हुई या अलग अलग आत्मा इन्वोक हुई, उसके बेसिस पे कितने जन्मों से साथ साथ हैं, कितने जन्मों से अलग अलग हैं, ये आपको तुरंत ही पता चलना शुरू हो जाएगा। बट ये इंफॉर्मेशन कौन से चक्र में स्टोर होती है? दैट इज स्टोर्ड इन सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। किसी आदमी की लाइफ में आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनकी शादी जैसे ही होती है उनकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है, और बहुत ड्रास्टिक चेंज होती है। टू एन एक्सटेंट फिनोमिनल एनर्जीज जो है, मतलब फाइनेंशियल, हेल्थ, वेल्थ, रिस्पेक्ट, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है उस व्यक्ति का। तो वो सारी की सारी चीजें कब हो रही हैं? वो तब हो रही हैं जब हम लगातार लाइफ आफ्टर लाइफ उसी प्रोसेस में कनेक्शन ऑब्जर्व करें, और वो कनेक्शन जो है जितने टाइम के लिए भी चेंज हो रहा है, वो उतने टाइम में उसकी वेरिएशन हमारे सामने आ रही है। सो इफ समथिंग इज मूविंग विद द सेम प्रोसेस ऑफ इंटेंशन, तो वो इंफॉर्मेशन मेरे सहस्त्रार चक्र बंद में जाती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? मैं ये आप इस इसको कार्मिक साइकिल्स बोल सकते हैं कि कार्मिक साइकिल्स वहां पे स्टोर होती है कि कार्मिक कार्मिक साइकिल का साइकिल, कैसा परफॉर्मेंस है? कार्मिक साइकिल होती क्या है? कार्मिक हम्म। cycle are just a set of my desires, how much I have हम्म। consumed of my past life and how much is pending, on the basis of which my each janam is defined. मैंने हम्म। इस जन्म में कर्म करे, और उसके सबके फल जो हैं वो मेरे को इसी जन्म में भोगने के लिए नहीं हुए, वो मुझे गुड और बैड डीड्स के तौर पे। तो वहां पर वो गुड और बैड डीड्स मैं कैसे डिफाइन करता हूं? मेरे उसमें आता है सुख, सुख, दुख, विभाग और संस्कार। ये 4 डोमेन है जो हमारे सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड में आती है। तो मेरी कार्मिक साइकिल जिसको मैं बोलता हूं, वो मेरे सुख, वो मेरे दुख, और वो मेरे उनसे बनने वाले डिपार्टमेंट्स, और उसकी जितनी भी कंडीशनिंग है उसकी इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज विभाग? डिपार्टमेंट, ओके। कंपार्टमेंट, ओके, गॉट इट। वो लिखा हुआ भी संस्कार। है ना, ये हमारी हम्म। इनिशियल स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ भी है ना, जहां मैंने कॉजल बॉडी, सटल बॉडी और वो सब बना रखा था, वो लेवल 2 का पार्ट था ओके। ना। ओके। सुख दुख विभाग संस्कार, बराबर। मतलब ये पीपीटी में जब हम इस वाली वो स्लाइड को आप ध्यान सर्कल्स, कर हाँ। लीजिए। इस स्लाइड में ओके। हर एक, जो मेरी 3 बॉडीज हैं, कॉजल बॉडी, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी, उसके जो हर एक उसमें जो डोमेन्स है वो लिखी हुई है। बस इसमें एक एरर जो है वो पीसफुल वाला जो है वो नहीं आता है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ठीक है। तो मेरा जो
इस लाइफ का जितना भी इंटरेक्शन है उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, वो मेरे सुख और दुख के हिसाब से है। तो मुझे जो चीजें इस जन्म में सुख लगती हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody इज अ प्योर वेजिटेरियन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेरियन, कि जो खाने पीने में किसी भी चीज में वो कोई चीज टच नहीं करता है, हम्म। वो उसके लिए सुख है। कोई एक व्यक्ति है जो प्योर नॉन वेजिटेरियन और अल्कोहलिक है, वो उसके लिए सुख है। अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस बनाने के लिए एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा। मैं हर चीज डिवाइन प्रोसेस पे ले जाऊंगा। मेरे पास में एक विष्णु जी हैं, ये सतोगुणी है। एक लक्ष्मी जी हैं, वो रजोगुणी है। एक मेरे पास सरस्वती जी काली माँ है, वो सतोगुणी है। एक मेरे पास तमोगुणी है, जो शिव है। एक मेरे पास तमोगुणी है, जो सरस्वती है। सरस्वती तमोगुणी। हाँ, महासरस्वती सतोगुणी, बट सरस्वती इज तमोगुणी। और एक मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं, रजोगुणी है, वो है ब्रह्मा। ओ। तो ब्रह्मा और सरस्वती, ये कॉम्बिनेशन बना, तमोगुणी सरस्वती और रजोगुणी ब्रह्मा। फिर सतोगुणी काली या पार्वती या सती, जो भी हम नाम बोलते हैं, और तमोगुणी शिव, ये कॉम्बिनेशन बना। सतोगुणी विष्णु और रजोगुणी लक्ष्मी, ये कॉम्बिनेशन बना। तो हु इज डिफाइनिंग द बैलेंस? ये सतोगुणी से सतोगुणी क्यों नहीं मिल गए थे? हम जब अपने स्पाउस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे को जो है वो बहुत डिफिकल्टी आती है। हमें बड़ा पेन फील होता है कि बताओ, ये चीज इसके अंदर ऐसी है, मेरे अंदर ऐसी है। वो वेरिएशंस को हम ऑब्जर्व करते हैं, बट दैट्स द डिवाइन प्रोसेस। क्रिएशन जो है, उसको होने के लिए एलिमेंटल स्ट्रक्चर की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बैलेंस ही नहीं होगा, क्रिएशन ही नहीं होगी, बैलेंस तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? सो देयर क्रिएशन इज को नथिंग लाइक अ गुड और बैड। आप अपनी बात कंप्लीट। क्रिएशन को डिफाइन करने के लिए एलिमेंटल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, ऐसा एलिमेंट बोले? स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। क्रिएशन को डिफाइन तो करने के लिए। क्रिएशन होगा ही नहीं ना, अगर हम्म। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा तो करंट ही नहीं फॉर्म होगा ना। ये तो आपका अजम्पशन सिस्टम है कि आप उसे नेगेटिव और पॉजिटिव कह रहे हैं। हमारे यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव कहीं स्ट्रक्चर में नहीं स्टैंड करता। हमारे यहाँ स्ट्रक्चर जो है वो सत रज और तम के बेसिस पर है। तो फॉर, इफ द पर्सन इज ए सतोगुणी विष्णु, तो उसकी वाइफ जो है वो रजोगुणी लक्ष्मी होगी। सतोगुण कौन होता है? जिसको से केवल इंफॉर्मेशन से मतलब है, प्योरिटी से मतलब है, वो किसी भी और चीज में इन्वॉल्व ही नहीं होता। उसकी लाइफ सारे मेटीरियलिस्टिक प्रोसेस को ही कंट्रोल करती है। तो अब जब आप अपनी अपनी कपल फॉर्म में वेरिएशन को स्टडी करते हैं, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर ये वेरिएशन नहीं होता तो शादी नहीं होती। क्योंकि डिवाइन पर्पस में शादी इन्वोक ही क्यों हुई? तो किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज्यादा लक्ष्मी जी की इच्छा हो तो वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सतोगुणी कर ले, तो उसकी लाइफ तो मेटेरियलिस्टिक प्लेजर वाले तौर पर ही रहेगी। और उसके पास ढूंढ ढूंढ के, आप जितना ज्यादा अपने आप को सतोगुणी करेंगे, आपकी वाइफ उतना ही ज्यादा जो है वो पैसे खर्च करने और उस सब के हिसाब से होगी। एंड वाइसी वर्सा, एक शिव जैसा कैरेक्टर है जो कि बिल्कुल वर्ल्डली प्लेजर से दूर, कोई चीज ऐसी नहीं
पहाड़ पे अकेले बैठे हुए, तो वहां पर जो है उनका पूरा तमोगुण बेस्ड एस्पेक्ट है, लेकिन जो उनकी पत्नी है वो तो साक्षात सतोगुण के हिसाब से ही कर रहे हैं काम। तो ये जो ऑपोजिट्स का जो कॉम्बिनेशन बनाता है वो डिवाइन का रोल प्ले है। बिकॉज इस एस्पेक्ट को डिकोड करने के लिए एक अलग लेवल का कैपेबिलिटी चाहिए, और वो अलग लेवल की कैपेबिलिटी जब तक हम सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके एक एक एट्रीब्यूट को रिस्पेक्ट नहीं करते, तब तक ये डिकोड ही नहीं हो सकता। जब तक आप गुड और बैड की डोमेन में लगे रहेंगे, तब तक आप इस सब्जेक्ट को नहीं पकड़ पाएंगे। सही गलत, सुख दुख, इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। और जैसे ही आप बियॉन्ड जाते हैं, तो बियॉन्ड का मतलब क्या हो गया? पर्पस। बियॉन्ड इज नथिंग बट पर्पस। तो जब मैं पूरे प्रोसेस को पर्पस पे डाल रहा हूं, और हर चीज का कारण है, तो ब्रह्मा विष्णु शिव इनके कारण है, उसी तरह से लक्ष्मी सरस्वती या काली या पार्वती इनके कारण है। सो जब आप अपने पूरे डिस्कशन को कारण बेस्ड कर लेते हैं, नथिंग इज हैपनिंग विदाउट अ रीजन। राम का कारण रावण, कंस कृष्ण का कारण कंस। बट दैट डजंट मीन कि वो कॉजल बॉडी जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं देती। अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारी चीजें हैं। और इसको मैं एक बड़े आसान से अपने प्रैक्टिकल से बताता हूँ। एक बार मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि भाई वो हरिद्वार में फलाना साधु है, वो बता रहा है कि कौन से पौधे से चांदी तय मतलब तांबे के ऊपर डालो वो पौधे का रस तो चांदी बन जाती है। हम्म। तो एक काम कर, वो उस साधु को चला जाओ। तो माउंट आबू से फोन आया, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैं मेरठ से हरिद्वार चला गया। जब मैं हरिद्वार गया तो वो साधु रेडी था, वो मेरे साथ गाड़ी में बैठा। हम हम्म। रुड़की के पास में आए, और रुड़की के पास में वो मुझे एक जगह ऐसी ले गया जो रेलवे ट्रैक के पास में थी। वहां एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था किसी जमाने में। वो तालाब सूख गया हम्म। था, और वहां पे बच्चे खेल रहे थे, और गाय हम्म। भैंसे जो है वो चर रही थी, घास जो भी था। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और वहां पर गया। तो वहां पर क्या था कि वो जमीन में ना दरारें पड़ी हुई थी। वो दरारों के राइट। बीच में से एक पौधा बाहर निकला था, छोटा सा। मैक्सिमम मेरा अंगूठा भी बड़ा है, अंगूठे से भी छोटा जो है वो एक पौधा था वहां पर। और उस पौधे की विशेषता क्या थी कि उसके कान मतलब उसके जो पत्ते जो थे वो वैसे थे जैसे कि चूहे के कान होते हैं। चूहे के कान हम्म। इमेजिन करने में डिफिकल्टी हो तो मिकी माउस को इमेजिन कर लीजिए, उसके कान गोल होते हैं। सो ऐसे हम्म। करके वो गोल गोल कान के जैसी शेप थी। और उस औषधि का नाम था मूषक करणी। और उसकी कुछ हम्म। और वेरिएशन मुझे वहीं पर ही जमीन पे दिखती नहीं। तो मैं एकदम से सोच में पड़ गया। तो खैर वो पौधा वौधा हम ले आए, वो मैंने फिर गुरुजी के पास भिजवा दिया, और हमारी बात खत्म हो गई। तो हम्म। मेरा इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो वहां पर उस पौधे से कैसे चांदी बनती है ना, ऑल दैट। तो उसके बाद काफी टाइम बाद मैं मेरे गुरुजी के पास में गया, तो उन्होंने कहा तूने वो पौधा जो भेजा था वो चल नहीं पाया यहाँ पर। तो मैंने कहा मुझे वो जगह पता है, और निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है जब आपको करना हो तो बोले तूने खुद नहीं सोचा ये करने के बारे में? मैंने मुझे क्या करना है, आपने अगर वो करवाना हो काम तो मुझे बता देना, मैं वो भी कर दूंगा, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है कि। तो बोले अरे तू ये फॉर्मूला आ जाएगा तो तेरे पास पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा जी पैसे ऐसे नहीं आते, पैसे आपकी किस्मत से आते हैं। आपकी किस्मत में पैसे होंगे तो वो आ जाएंगे, नई किस्मत में होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता होगा, कोई चुरा के ले जाएगा, कोई कुछ कर लेगा। तो बड़े खुश हुए। तो बोले तूने क्या सीखा फिर इस पूरे पार्ट से? मैंने कहा जी मैंने तो एक बड़ी मजेदार चीज सीखी। मैंने कहा वो पौधे को पैदा होने के लिए पौधा जो है उसको पैदा होना है अगर, तो उस पौधे के पैदा होने से पहले एक जगह एक तालाब होना चाहिए। फिर वो तालाब का सारा पानी सूख जाना चाहिए।
सो मच सो दैट कि उस तालाब की जमीन जो है वो तिलक जाए, उसमें मतलब क्रैक्स डेवलप हो जाए, और फिर उन क्रैक के बीच में से वो पौधा निकलेगा एट ए हम्म। पर्टिकुलर टाइम। और वो, तो मैंने कहा मुझे तो जिंदगी में सबसे बड़ा लेसन इसी बात पे मिला कि जो क्रिएशन का प्रिंसिपल है उसका मतलब ये है कि आपके भीतर जितनी यूनिक एबिलिटी उसने डालनी है, उसने आपको उतनी ही एक्सट्रीम से बाहर निकालना है। आपके पास पहले एक पूरा भरा हुआ तालाब होगा, फिर वो पूरा तालाब सूखेगा, फिर वो जमीन तिड़केगी, और फिर उसके बाद से वो डिवाइन एक पार्ट को एक्सप्रेस करेगा। सो वन शुड नेवर क्रिब अबाउट कि लाइफ के जो एक्सट्रीम्स है वो आपको क्यों मिले, आपको सिर्फ उसको वेलकम करना है। तो ये प्रिंसिपल जो मुझे पता चला, ये मैंने राम की लाइफ में देखा, कृष्ण की लाइफ में देखा। हर वो व्यक्ति जिसने लाइफ की एक्सट्रीम वेल्थ या पावर या फेम को एंजॉय करा है, उसने अपनी लाइफ में ये दो एक्सट्रीम बड़ी विलफुली देखी हैं। एंड इट इज हैपनिंग इवन टुडे। हर व्यक्ति के अंदर डिवाइन एबिलिटीज बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन के बाद आई, एंड इट वर्क्स। धीरू भाई अंबानी ले लीजिए, उसने अपनी लाइफ में बहुत एक्सट्रीम देखी। और बाकी सारी जगह कोई से भी एग्जाम्पल को आप ले लीजिए, नो बडी वॉज एन एक्सेप्शन। ऐसा नहीं था कि मैं एक अरबपति खरबपति खानदान में पैदा हुआ और मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। मुकेश अंबानी की लाइफ में इस समय सबसे बड़ा चैलेंज अनंत अंबानी ही है। उसको ऐसी बीमारी है कि मुझे लगता नहीं कि उसके पास में बहुत ज्यादा लाइफ होगी, इसलिए वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। उसने जो हाँ, इच्छा करी वो उसके सामने रख रहा है और पूरी कर रहा है। ऐसा ही तो लगता है। एंड देन ही सीम्स टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, दैट बॉय। मतलब देखिए, ऐसा है ना, कुछ चीजें तो सिम्टोमेटिकली देख कर ही पता चल जाती है ना। उसके बाकी बच्चों की भी शादी हुई, ऐसी थोड़ी हुई जैसे इसकी हो रही है। हाँ, वही नहीं खत्म हो रहा, सेलिब्रेशन ही नहीं खत्म हो रही, बिना किसी रीजन के थोड़ी होगा ये। देर हैज टू बी अ पर्पस। कोई आदमी बेवकूफ तो है नहीं कि सिर्फ शादी करता जाए और उसमें कोई नहीं। इट इज जस्ट बिकॉज कि वो लगता है कि वो जिस तरीके की उसकी तबीयत खराब है, उसके पास शायद लाइफ कम है, तो इसलिए जो इसकी इच्छा है बेटा तू पूरी कर ले, एंड वी आर हैप्पी ओनली विद दैट। एंड देयर वाज अ न्यूज जो मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी कि ये जो इनके बच्चे जो हैं वो आईवीएफ चिल्ड्रन है, तो इसलिए वो आईवीएफ चिल्ड्रन में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन तो आई जाती है, तो दैट डजंट मैटर मच। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में पेन या परेशानी ना आई हो। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। फिर मैं, मतलब क्योंकि हम लोग हीलिंग रिलेटेड कनेक्ट करते रहते हैं, तो मैं एक दफे जो है एक जगह कनेक्ट हुआ था, वहां पर वो ब्रिज मोहनलाल मुंजाल के तौर पर डिस्क्रिप्शन था, जो हीरो होंडा के ओनर जो है। तो जिस दिन उनको जो है वो पद्म भूषण मिलना था, भारत रत्न या पद्म विभूषण, कुछ ऐसा कुछ मिल रहा था उनको अवार्ड। तो उस दिन उस व्यक्ति ने क्या बोला कि बोले आज सारी दुनिया जो है मेरी वाहवाही कर रही है क्योंकि मेरे को इस देश का सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है। बट मैं अगर मेरी लाइफ को देखूं तो उसकी बेटी शायद विडो, उसकी उसकी बेटी शायद विडो हो गई थी, और जो बेटा था उसका डाइवोर्स हुआ था, कुछ इस तरीके की चीज थी। सो आई डोंट नो व्हाट वाज द एब्सोल्यूट बेसिस, बट उस व्यक्ति को जिस समय उसको एक एक्सट्रीम अवार्ड मिल रहा था, उसकी लाइफ के दो एज ए ह्यूमन पेन पॉइंट्स थे कि उसका शायद जो दामाद था उसकी डेथ हो गई थी, या बेटे का डाइवोर्स हो गया था। तो कहने का ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारे पूरे प्रोसेस में एक्सट्रीम पेन तो आएगा ही आएगा। वो एक्सट्रीम पेन फ्यूचर क्रिएशन के लिए है, सो दैट वी स्टे ह्यूमन। अगर हमें लॉस पता ही नहीं होगा तो हम कभी प्रॉफिट को समझ ही नहीं पाएंगे, या उस प्रॉफिट से रिलेटेड एफर्ट की उसकी इंटेंशन को ही नहीं समझ पाएंगे। और जो लोग ब्लाइंडली केवल पैसे के पीछे दौड़ते हैं, आप उनमें से किसी को भी देखिएगा, सबकी फैमिली लाइफ सीरियस डिस्टरबेंस में है। एंड लाइव एग्जाम्पल, ये क्या नाम है इसका, जैकी चैन, विल स्मिथ, कितने लेवल हाई लेवल का स्टारडम है। जैकी चैन का बेटा ड्रग्स के केस में बंद पड़ा है,
विल स्मिथ का बेटा अपने आप एक ड्रग के केस में बंद पड़ा है, शाहरुख खान के बेटे का अभी वो ड्रग के केस में पूरा नाम आया, तो 2-4 साल सब जगह के तौर पे प्रॉब्लम है। सो आई एम सेइंग कि एक्सट्रीम वेल्थ जो भी मर्जी आप अटेन करने के लिए दौड़िए, आपको उसके बदले परेशानी आएगी। इससे बेटर है आप सतोगुणी विष्णु के जैसे हो जाइए एंड लेट योर वाइफ एंजॉय ऑल काइंड ऑफ मेटेरियलिस्टिक गेन्स, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप उससे अपने आप को डेविएट नहीं करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एटलीस्ट नहीं रहेंगी। और सतोगुणी विष्णु को जानना, उस पर्पस को समझना इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ द प्रोग्राम। वाह। खैर, अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं जिसके लिए आज हमारा डिस्कशन होना था। 9:40, ठीक है। हमारे अपने हाथ को ध्यान कर लेंगे हम, और हाथ इनके, को। हाँ, हाथ को ध्यान कर लीजिए और अपने एलिमेंट्स को डिफाइन कर लीजिए। ये मेरा थंब, स्काई एलिमेंट, थंब इज स्काई एलिमेंट। लिटिल फिंगर एयर एलिमेंट, रिंग फिंगर फायर एलिमेंट, ये वाला वाटर एलिमेंट, ये वाला अर्थ एलिमेंट। तो स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, दोनों हाथ और दोनों पैर की उंगलियों में इसी तरह से एलिमेंटली ऑब्जर्व कर लीजिए। Excuse me, can you repeat that again? थंब Thumb is स्काई, sky, little लिटिल finger. फिंगर इज एयर, रिंग फिंगर इज फायर, Okay. मिडिल फिंगर इज वाटर एंड इंडेक्स फिंगर इज अर्थ। Because this is different from what I have learned. मैडम, मेरी तो जिंदगी डिफरेंस ही आइडेंटिफाई करने में निकल गई, इसलिए I इसीने have मेरे to पूरे write. प्रोसेस को डेविएट कर दिया। मैं, देखिए, आप लोग हीलर्स हैं, आपको स्कैनिंग आती है। मैंने जो पॉइंट बोला, एक एक पॉइंट को क्रॉस चेक करिए। स्काई पे थंब इज स्काई, अगर ये मैं ट्रू स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो आपका स्पिरिचुअल कॉर्ड इंक्रीज कर जाना चाहिए। अब ये तो स्पिरिचुअल कॉर्ड को मेजर करना तो आप सब लोगों को पहले से ही आता है, वो मैंने नहीं बताया आपको, बट ये तो आप खुद भी वैलिडेट कर सकते हैं ना। हम हर चीज को ब्लाइंडली एक वो गॉडमैन प्रोसेस से ना अपने अंदर डाल लेते हैं, हम उस पर क्वेश्चन ही नहीं करते। इसकी वजह से ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। वो क्या है? वो अपात्मना जलम जलम. They'll say this is water jalam, kalpiyami, all और मैं तो because वो शाहरुख खान की पिक्चर देख रहा था, वो शाहरुख खान की पिक्चर देखते देखते उसमें उसने बोला कि देखो ये वाली उंगली होती है ना, इससे एक सीधी नस जो है मेरे हार्ट तक जाती है। आई रियलाइज, अरे हार्ट तो फायर एलिमेंट है, तो ये तो रिंग फिंगर जो है वो फायर एलिमेंट हो गई। तो मुझे तो पिक्चर कभी कोई चीज बताती है, कभी कोई शराब का नाम जो है उससे मुझे ची और शी का रिलेशनशिप पता चला। कि मैं एक दफे कहीं बैठा हुआ था, उसने कहा उसके 2 पैग लिया शिवाज रीगल के, तो मैं कह रहा यार शिवाज रीगल मतलब ये तो शिव का अमृत हो गया इसका मतलब। और जो ये चाइनीज वाला जो प्रोसेस है उसमें उसको वो लिखते ही ची है। तो मैंने कहा अरे ये तो ची नहीं है, ये तो दरअसल शी है। और फिर मुझे वो क्विगोंग और ये सारी चीजों के रीजन समझ में आए, क्योंकि वो हर जगह, एक जगह उसको लिखते क्विगोंग है बट वो भी शी गोंग होता है। तो जब मैं उसे शी गोंग करके बोलूंगा तो वो शिवा ही निकलेगा टर्म। तो मुझे मुझे तो चलते फिरते एक कहानी चलती रहती है जो मेरे फिजिकली सामने चलती है, और दूसरी बैक ऑफ द माइंड में। तो जैसे ही मेरा फायर एलिमेंट चेंज हुआ,
क्योंकि मैंने भी मुद्राएं आप ही की तरह पढ़ी हैं, जो किताबें और उस सब के हिसाब से। तो जो मुद्रा पढ़ी थी, तो वो मुद्रा में जो है वो पार्ट जो बताया गया, तो अब स्कैन करके देखिए ना, जो मैंने बोला वो सही है या नहीं है, उसको स्कैन करके चेक तो करिए। ये तो पूरा जागृत अपने हाथ में ही, पूरा शिव तत्व अपने हाथ में ही जागृत हो रहा है। नशी मशी वशी यशी, ये सब राइट। पूरा हाथ में ही पावर हो रहा है। वो शिव को बुलाने के बिना ही हो रहा है, विदाउट द डिवाइन दिस थिंग। तो जब मैं बीज मंत्रों को, मैंने करेक्ट एलिमेंट अपने फिंगर्स में इन्वोक कर लिया, फिर इन पर बीज मंत्र प्लेस कर दिए, और फिर मैं किसी की हीलिंग करता हूँ, डिस्टेंस हीलिंग, इट बिकम्स वेरी वेरी एफिशिएंट प्रोसेस। और क्योंकि आप लोगों से पहले रमेश जी वाला क्लास होता है, और उसमें हम लोग तंत्र राजतंत्र यानी श्री यंत्र का क्रिएशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसका जो हम्म। बेस इंफॉर्मेशन है, दैट इज देर इज वन श्री यंत्र इन ए, इन कंसिडरिंग यूनिवर्स एज वन एंटिटी, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो उसको जो है श्री देवी, या वो देवी जो जिसके अंदर पूरा यूनिवर्स का पावर एम्बेडेड है, उस तरह से इमेजिन करा। और एक 9 चक्रास मेरी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर एक आत्मा मान लिया, और उसमें सारी आत्माओं का इन टोटलिटी, मतलब एक वो परमात्मा की फॉर्म हो गई। तो मैं उसका पार्ट हूं। तो मेरे 9 चक्रा उससे 9 चक्रा से कनेक्टेड है। सो देर इज नो बैरियर बिटवीन यू एंड मी, विच ओनली मीन्स दैट, तो जैसे ही मैं उस यू एंड मी के बैरियर को ब्रेक करता हूं, मैं यहाँ बैठे बैठे आरती जो है वो आपकी हीलिंग कर सकती है, किसी की भी हीलिंग कर सकती है। हमने जैसे कल डिमॉन्स्ट्रेट करा, सो बिना किसी को कोई दवाई दिए हम कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन लाने का बेस जो है वो इसी तरह से है। तो अब मैंने आप लोगों के पास में एक वो इमेज शेयर, इसको मैं एक सेकंड बता दूं। Sneha ji, what did you feel? I'm always very interested in the way you come out. Very nice. I was connecting both the thumbs, both the index fingers, both the little fingers, and I was sensing कि बॉडी का कौन सा चक्र कहाँ क्या फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। जैसे when I connected both the little fingers, my breath, मैं बहुत freely breathe कर पाई, ऐसे करके किया तो। इन दोनों को करते से ही वैसे हाउ हार्ट चक्र पे क्या फील हो रहा है एंड यहाँ पे क्या फील हो रहा है, वो देख रही थी मैं, सेंसेशंस, एंड आई कुड कनेक्ट। क्योंकि जैसे ही मैंने रिंग फिंगर दोनों जॉइन किए, आई कुड स्टार्ट फीलिंग
a lot at the Anahata heart chakra. I Mhm. could start feeling it. एक चक्र पे. अब That was it. ये वाला पॉइंट जो है ये बिल्कुल परफेक्ट ऑब्जर्वेशन है, परफेक्ट ऑब्जर्वेशन। और आज मैं भी रमेश जी के सामने ही मैंने ये वाला पॉइंट बोला था, आपका जो नॉलेज है इट सेल्फ एक्ट एज ए बैरियर। आपको एक बार कोई मतलब नॉलेज ऐसा हो गया, फॉर एग्जांपल ABCD है, आपको आज पता चल गई, और एक नया बच्चा है जो कि पहली बार इंग्लिश मीडियम में गया है और उसको 5th क्लास में जो है ABCD पढ़ाया गया, तो वो ABCD पे इतने क्वेश्चन करेगा जितने आप नहीं करेंगे, बिकॉज अननोइंगली आपने नर्सरी में ABCD पढ़ी थी और उसने 5th में पढ़ी थी। उसके लिए वो नई चीज है तो उसके क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। आपके लिए नया नहीं है तो आपके क्वेश्चंस ही नहीं होंगे। एक ह्यूमन एंटिटी के लिए उसके क्वेश्चंस ही उसके लिविंग होने का सबूत है। क्वेश्चन आपके अटेंशन स्पैन को भी डिफाइन करता है। अगर आप कोई चीज में क्वेश्चन को ट्रैक कर रहे हैं तो उसका मतलब है आप बहुत अटेंटिव है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप एक एक चीज में वो, मैं आज जहां तक भी पहुंच पाया इट इज जस्ट बिकॉज कि आई ऑलवेज कोट कि देयर वाज वन गाय जावेद इन श्रीनगर कश्मीर, और मेरा हिंदू मुस्लिम रिलेटेड डिस्कशन शुरू हुआ, एंड ही वॉज वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। मैं पीक कश्मीर में था, उसी की गाड़ी में था, 4 और लड़कों के साथ में था, वो चारों के चारों मुस्लिम्स थे, कश्मीरी वो थे जो कश्मीरी मुस्लिम होते हैं वो उसके तौर पे। किसी जमाने में वो लोग कश्मीरी ब्राह्मण रहे होंगे, पर पर जब वो डिबेट करना शुरू हुए, जावेद का और मेरा एक डिस्कशन डिबेट में बदला एंड ऑल दैट, तो उसने मुझे जो बोला, मतलब दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी। उसने बोला देखो, हिंदू धर्म बहुत विराट है, उसके बारे में आपको ना के बराबर पता है। मुस्लिम धर्म बहुत छोटा सा है, बट उसके बारे में मुझे बहुत सारा पता है। मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, आप इसलिए नहीं बात कर पा रहे बिकॉज आपको आपके धर्म के बारे में कुछ खास पता ही नहीं है। एंड मेरे को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, वो डिस्कशन बंद हो गया, मैं चुप हो गया। हम लोग श्रीनगर से पटनी टॉप गए, वहां से वापस आए और वापस आते ही मैंने पढ़ना शुरू करा, एंड आई बॉट ऑल दी NCERT बुक्स, जो कि बचपन से मेरे को पढ़ने के तौर पे, एग्जाम के तौर पे पास करने के लिए पढ़ना और पूरा पढ़ना। सो देयर आई रियलाइज कि देर वाज वन इंस्टेंट जहां पर जो कि उन्होंने भगत सिंह को मिलिटेंट नेशनलिस्ट कहा था, तो देन आई रियलाइज कि ये तो मेरी किताबें भगत सिंह को आतंकवादी कह रही हैं। तो तब फिर मैं बुक्स और उसकी नॉलेज पर लग गया, और एक किताब मिली थी मुझे, अतीत का दिग्दर्शन, एंड दैट्स हाउ वो मैं वो दिन और आज का दिन जो है वो मैं सिर्फ पढ़ता ही जा रहा हूँ और मैं कुछ नहीं काम करता। तो मैंने ये रियलाइज करा कि हमारे यहाँ नॉलेज इटसेल्फ इज अ बैरियर। अब अगर मैं उस बैरियर को हटाकर इस पूरे स्ट्रक्चर को आपके सामने रखूं, तो मैं उसको कैसे रखूंगा? मैं यहाँ पर थम, थम के बाद में लिटिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, और फिर इंडेक्स फिंगर। अब थम के आगे मैंने लिख दिया स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। अब what is this reality is for one hand is also the same way reality for the another hand, another foot, और दोनों फुट में 5-5 उंगलियां हैं, अंगूठा और 4 उसके तौर पे। तो so now you can draw a meridian in that format. Consider your sky as head, air as your lungs या respiratory system, fire as your heart। हार्ट के अलावा क्या क्या होता है? हार्ट, पेनक्रियाज, लिवर, all that is part of the heart chakra. Creation of blood. Water is your Organ. reproductive organs.
स्वादिष्ठान चक्र की डोमेन में जो भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी किडनी एटसेट्रा। अर्थ इज योर मणिपुर चक्रा, नेवल, और यहाँ पर जो है वो प्राण की क्रिएशन होती है। ओके, दिस इज द रीजन। ये मैं रिलेट नहीं कर पाई, बट जब मैंने वो दोनों इंडेक्स फिंगर को जॉइन किया ना सर, ये आप ट्राई कर सकते हैं शालिनी जी, आप भी ट्राई कर सकते हैं। माय नेवल मतलब पेट अंदर खिंचाया गया पूरा, एंड आई वाज लाइक पेट क्यों अंदर खिंचाया गया पूरा, मतलब इट्स पुलिंग इनसाइड व्हेन तो यू टच मैं बोथ योर इंडेक्स इसीलिए फिंगर्स। इसीलिए मैं जब भी मेडिटेशन स्टार्ट करता हूँ, आई ऑलवेज से स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। नेवल टू नोज। क्योंकि जब सांस की पूरी एक आवृत्ति होती है मेरे शरीर के भीतर, तो प्राण की उत्पत्ति Yes, होती है। it's pulling. तो पुलिंग। जैसे ही वो प्राण की Yeah, inside. उत्पत्ति Kitchen. होती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सो तो मैंने मतलब स्ट्रक्चर को, मेरे को भी सारी फिंगर्स में अलग अलग मुद्राएं पता थी, तो मुझे समझ में ही नहीं आता था इनिशियली कि ये चल क्या रहा है, क्यों इसके तौर पर है। एंड जो व्यक्ति बोलता है वो तो मठाधीश है, मतलब वो तो डायस पे बैठा है, उसके पास तो सारी नॉलेज है। आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई आपको ये चीज नहीं पता, या आप इसे क्रॉस चेक कर लो। तो फिर ये तो मैंने तब से ये अपने आप को डिटैच करा, अपने रूम में बंद करा और अपनी थ्योरी पे काम करना शुरू कर दिया। आई मेट समबडी, उसने कहा देख, सबको सेटिस्फाई करने में अपना एनर्जी लगाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू डिफाइन योर ओन थ्योरी। तो ऐसे करके वो चला था। अब इसी पे ही आगे बढ़ते हैं। सॉरी। तो अब ये जो हमारा बेसिस बना, इस बेसिस पे मैं अपनी मेरिडियन को डिफाइन करूंगा, फ्लोइंग फ्रॉम बोथ हैंड्स बोथ फीट टू माय। तो अब मेरा जो अंगूठा है, एक हाथ का, दूसरे हाथ का और हेड, ये आपस में पांचों कनेक्ट हो गए। मेरे लंग्स जो हैं वो मेरी लिटिल फिंगर, दोनों हाथों की, दोनों पैरों की, उससे वो कनेक्ट हो गई। तो मेरे को मेरिडियन फ्लो पता चलता है। तो ये मैं अभी इसका एनिमेशंस वगैरह स्टडी कर रहा हूँ, तो इसको कैसे बनाना है, बट इट इज ए वेरी इजी अप्रोच। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में आप लोग मेरिडियंस देखते हैं, आपने देखा है वो? मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। So पैर के भी अंगूठे और इंडेक्स में भी होता है क्या? जी, सेम है। अच्छा, पहले मैं एक इमेज ही दिखा देता हूँ ताकि ये आपको आइडिया रहे। ये इमेज देख लीजिए, ये इसी पीपीटी के लास्ट में दे रखा है। अरे वाह। तो इसमें हम कोई से भी मंत्र को लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर जो है वो लक्ष्मी बीज मंत्र डाल दिया अंगूठे में, तो मेरे हाथ और पैर के अंगूठे में जो है ये वाला आ गया, या तो हम श्री तमसी
श्री संचय। और ये हाथ के बीच के हिस्से में सहसा सहमु षंडा अश्य। ऐसे करके मैंने ये 9 बीज मंत्रों को 5 को उंगलियों में डाल दिया और 4 को पाम में डाल दिया लाइकवाइज। और अपने दोनों हाथों में उस वाइब्रेशन को फील कर लीजिए। आपके दोनों हाथों के अंगूठे जो है, दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं, इसमें लक्ष्मी बीज मंत्र को डाल दीजिए और अपने हेड रीजन में लक्ष्मी बीज मंत्र को ऑब्जर्व कर लीजिए। केवल इतने पॉइंट को ही ऑब्जर्व करके देख लीजिए। आपके दोनों हाथों के अंगूठे और दोनों पैर के अंगूठे और हेड रीजन, इसमें लक्ष्मी बीज मंत्र को आपने इन्वोक करना है। और अपने हाथ और पैर के अंगूठे के मूवमेंट को हेड के मूवमेंट से कनेक्ट करके देखिए। जी। छोड़ने का मन नहीं होता है, एकदम कैप्टिवेटिंग। तो मेरे इंटरनल मेरिडियंस जो हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड है। दिस इज माय वायरिंग। सो जब मैं अपने उस इंटरनल वायरिंग को ऑब्जर्व करता हूं, तो मैं इसको बहुत डीपली किसी भी डिजीज पैटर्न को रिवर्स करने के लिए यूज कर सकता हूं। अब फॉर एग्जांपल, मेरा हेड रीजन जो है, मेरा जो हेड रीजन है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। यानी वॉट एवर आई सेंस और फील, हम्म। वो मेरे ब्रेन के भी 5 पार्ट से कनेक्ट होता है। ऐसी ब्रेन के मैं 9 पार्ट आइडेंटिफाई करके हाईलाइट कर सकता हूँ, जो कि मेरे चक्रास के तौर पर है। तो मेरे को अगर आज्ञा चक्र बताना है, सो आज्ञा चक्र मेरा फ्रंटल लोब है। तो वो उसकी वाइब्रेशन को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो भी यहाँ पर ही मुझे वाइब्रेशन देगा। तो जो एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेन है, उसमें हमने ये वाले मेरिडियन प्रोसेस को रिसर्च नहीं करा। तो अगर मेरा कोई चीज का कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मैं इस मंत्रा प्रोसेस में इनको अपने साथ में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। तो जब हम एक एक पार्ट को मतलब एक एक करके उसको स्टडी करते हैं, तो हमारे को एक पूरा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर मिलता है।
उस सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर को हम जब यूज करते हैं तो हम किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी प्रोसेस को बोलता हूँ दोबारा से, जो है इसको हम ध्यान करें कि अगर मैंने एक व्यक्ति को सिर्फ ये एक लिटिल फिंगर और थंब इन दोनों के हिसाब से लेकर चला, अब आपके पास में कोई पैरालिसिस का पेशेंट आता है, तो पैरालिसिस के पेशेंट के लिए उसके जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उसके ब्रेन में फ्लूइड बढ़ जाता है। आपने इस तरीके से वो बीज मंत्रों को थंब और फिंगर्स में इन्वोक करा और उसको क्लीन करना शुरू करा, और ये इंटरनली ये कमांड डाली कि ये जो हेड रीजन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वहां से उसको क्लीन कर दे। तो जो हेड रीजन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ में कनेक्ट करके, और ये जितने भी टॉक्सिन्स ब्रेन के अंदर इकट्ठे हुए ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाए। तो वो जीएएमटी करके एक बीमारी होती है, आप चाहो तो उसे गूगल कर लेना, उसमें ब्रेन में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। और उसके लिए वो आई थिंक 10 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाते हैं उस न्यूरोटॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए। अब 10 करोड़ के लिए व्यक्ति जो है वो इधर से उधर फंडिंग ही मांगता रहता है कि भाई मुझे इतने पैसे दे दो। तो वो जो कीटो कंपनी जो है वो फंड रेजिंग करती है इस तरीके के केसेस के लिए। बट सिंपल प्रोसेस है, जिस तरीके की मैं कमांड बता रहा हूँ उस तरीके की कमांड से आप वो न्यूरोटॉक्सिन्स को कम करना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज न्यूरोटॉक्सिन इज ए परमानेंट फिनोमिना। तो वो थोड़े दिनों के अंदर जो है वो फिर से वैसे ही रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो वो परमानेंट फिनोमिना के लिए आपका जो डोमेन होना चाहिए वो कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आप रोज के रोज रिवर्स कर सके। सो व्हेन यू डू इट इन दैट फॉर्मेट, Oh, that's why you're taking. तो आपका जो तंत्र मेरिडियन सिस्टम है उसी का एक पार्ट लेकर किसी ने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर बना दिया। बट मैं बहुत सारी बीमारियां ऐसी बता सकता हूँ जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के चार्ट से प्रूव ही नहीं होती, क्योंकि उनका एलिमेंटल स्ट्रक्चर और हमारा एलिमेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए वो वेरिएशन भी हाईलाइट हो जाता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? पूरा एलिमेंटल स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको वो सर पूरा का पूरा जो है वो भेज दिया है व्हाट्सएप पे, सो दैट कि हम इसको प्रिंट आउट लेके और एक एक पॉइंट को पकड़ें, तो हम सारी जितनी भी डिजीजेज हैं उसका एक सम टोटल अप्रोच लर्न कर सकते हैं। And that is what the basis of the program is, how we can reverse 300 diseases using our मंत्र चिकित्सा अप्रोच। तो मैं अगर कोई 300 बीमारियों के तौर पे इम्पैक्ट कर सकता हूं और वो इजीली लर्न किया जा सकता है, तो कितना पावरफुल बना देता है मुझे। सो दैट इज व्हाट द बेसिस ऑफ द अप्रोच। वो व्हाट्सएप पर है, तो क्योंकि आज का टाइम तो हो गया तो कल करेंगे इसको। सर यहाँ पे वन ऑफ जो लेबर के टाइम पे व्हेन द लेडीज इन द लेबर या लेबर इंड्यूस करने के लिए वन ऑफ द टेक्निक्स जो बोलते हैं वो पैर की जो छोटी उंगली है उसको राइट। दबाने को बोलते हैं। हाउ इज इट कनेक्टेड, मतलब आई एबल टू रिलेट, क्योंकि वो एयर एलिमेंट बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ये तो वाटर, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो ट्रिगर करता है, बोलते बहुत केयरफुली करो, बहुत करोगे तो लेबर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सो तो वो आई डोंट नो, पॉइंट। मतलब देर आर हम्म गुड नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस एवरीवेयर। तो कौन हम्म सी प्रैक्टिस से क्या चीज होती है वो मेरे को नहीं पता है। मेरे ओके को एक स्ट्रक्चर पता है, हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये वाली चीज ऐसे करने हम्म से ये पार्ट होता है। एंड दैट्स द रीजन आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि मोर एंड मोर पीपल शुड कम एंड जॉइन द प्रोजेक्ट बाय डूइंग रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। बिकॉज जब तक लार्ज नंबर पे वैलिडेशन नहीं होगा, मतलब एक साथ 10 20 50 100 लोग एक चीज को वैलिडेट करें, उस वैलिडेशन को डॉक्यूमेंट करा जाए, डॉक्यूमेंट करके उसको पब्लिश करा जाए, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है कि भाई ये चीज 50 लोगों ने करके देखी तो उसके ऊपर ये फर्क आया। एंड दैट्स हाउ द साइंटिफिक प्रोसेस ग्रोज। सिर्फ अकेले या मेरे कहने से या अकेले आपके मानने से कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं क्रिएट होता ना। साइंटिफिक सिस्टम तब होता है जब एक साइंटिफिकली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम कोई एक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। बट That's an interesting point what Sneha ji told.
So it is something to ponder about. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, मेरे साथ हुआ है यहाँ पे। उन्होंने और एक पॉइंट भी पैर में एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं बहुत कम लगाए एक पॉइंट पे, जहाँ पे उनको लगा कि कॉन्ट्रैक्शंस अभी रेगुलर आने चाहिए। और फिर यहाँ के अक्यूपंक्चर और अक्यूप्रेशर के वहाँ पे भी उन्होंने बच्चे का जो हेड है इट शुड प्रॉपरली पोजिशन डाउनवर्ड करके दे डिड सर्टन स्टफ, बस ये प्रेशर पॉइंट्स यूज करके। एंड दे हैड अ वेरी ओल्ड, मतलब वो इंडियन भी हो सकता है शायद, पुराना वुडन हार्ट बीट सुनने का एक डिवाइस था उनके पास, उससे हार्ट बीट सुनाया उन्होंने। सो ऐसे बहुत सारी चीजें ये की देखिए, उन्होंने। हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी नॉलेज है, पर वो नॉलेज जो है उसको साइंटिफिकली कनेक्ट होना चाहिए, उसके हाँ। साइड इफेक्ट्स को स्टडी करना चाहिए। हम्म। मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी का काम ही होता है ना, आज हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो सिर्फ एलोपैथिक प्रोसेस पे कर रहे हैं, बाकी किसी पे नहीं कर रहे। तो हमारे को उसके कोई एस्पेक्ट नहीं पता चलते। बट अगर वही चीज मैं 1000 लोगों पे कराना शुरू कर दूं और 1000 इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट करके पब्लिश करना शुरू कर दूंगा, सो वो सारी चीजें साइंटिफिक कम्युनिटी भी मानेगी। क्योंकि मैं अकेले अकेले थोड़ी कर रहा हूँ, मतलब वो एक प्रोसेस बाकी जने कर रहे हैं। इसलिए मैं आईआईटी में गया, वहां पर 22 बच्चों को हमने एक प्रोसेस सिखाया, उससे एनर्जी लिफ्ट कराई, प्लेस कराई, और उसको डिवाइस के ऊपर मेजर करा, तो वो प्रोसेस वहां पे फंक्शनल था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज कि हमारी एक साइंटिफिक जर्नी है, उसमें रिसर्च हो रहा है, वो ठीक बात है, बट वो सिर्फ एलोपैथिक प्रोसेस पे हो रहा है। बाकी जगह हम उस पूरे प्रोसेस के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट्स ही नहीं है, एंड इट इज अ मिसिंग एंटिटी ग्लोबली, किसी एक देश या उसके तौर पे नहीं है। सो मैं जो फंक्शन कर रहा हूँ वो इसी बात पे कर रहा हूँ कि मेरा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो इससे रिलेटेड सारे रिसर्च वर्क करे। इसलिए मेरा ट्रस्ट ही इस बात के ऊपर है कि श्री युगल शरण जी महाराज लुप्त विज्ञान एवं स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र, सो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन हेल्थ एंड लॉस साइंसेस, एंड टिल द टाइम वी वोंट कनेक्ट विद, क्योंकि एलोपैथिक तो धीरे धीरे जो है वो सिस्टमैटिकली अपने आप को करेक्ट कर ही नहीं रही है। यहाँ पे ऑल्टरनेट इसका बहुत है, बट क्या है सर, जैसे आपने बोला क्वेश्चनिंग, वो क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हो बस कर क्वेश्चन लो, बट कोई इट अलाउ नहीं वर्कड। करता जी, जिस दिन क्वेश्चन हाँ, अलाउ हो जाएगा वो पूरी दुनिया ही पलट जाएगी। नोबडी क्यों वांट करके। लिविंग एंटिटीज, हम्म। सबको डेड एंड रोबोट्स चाहिए। Hmm. हाँ। रोबोट का इन्वेंशन क्यों हो रहा है? हम्म। बोले मेरी काम वाली बाई बहुत चिक चिक करती है, मुझे तो एक ऐसा वो चाहिए कि मेरा काम हो जाए और मुझे कोई चिक चिक सुनने को ना मिले, तो रोबोट का इन्वेंशन हो गया। अगर वो रोबोट भी बात करके और समझदारी की बात करेगा, आप देखना एआईएमएल जो है इतनी जल्दी खत्म होगा, जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से चला भी जाएगा। लोगों को ओवर इंटेलिजेंट प्रोसेस ही नहीं चाहिए, सिर्फ कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमारे यहाँ जितनी भी चीजें हो रही हैं उसमें क्या क्या एस्पेक्ट हैं, कितनी ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी है, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी मेरे अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर है। सो मेरे अंदर, मेरी जो श्री यंत्र का जो रिसर्च है वो ये बताता है कि इसके अंदर पावर ऑफ अ यूनिवर्स है, और मैं अभी तो अपनी ह्यूमन पावर ही नहीं जान पा रहा। तो हमारे यहाँ के जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको अलाउ करने के लिए, न्यूरो साइंसेस को अलाउ करने के लिए, अब मैंने तो एक सिंपल सा चीज बोला ना कि मैं श्रीम हम श्रीम बोल के अपने फ्रंटल लोब को अगर एनर्जाइज करना शुरू करता हूँ तो उससे रिलेटेड मेरी जो लैंग्वेज और स्पीच रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। इट इज हाउ सिंपल द अप्रोच कैन बी, बट वी डोंट टच इन दैट फॉर्मेट। ठीक है जी।